सोचिए, एक ऐसा वक्त जिस वक्त लोगों को खाने की कमी की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। मानव जाति में इससे शर्मसार या कहें कि इससे ज़्यादा बुरी हालत और क्या देखने के लिए मिल सकती है कि एक व्यक्ति या कहें एक समूह व्यक्तियों का जिसको खाने की वजह से, भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों के कंकाल सड़कों पर इस कदर पड़े हुए थे जैसे कि गेहूं के दाने। आज हम उसी बंगाल के बारे में बात करेंगे जो आज भारत का एक बहुत बड़ा भाग है, एक भारत का मुख्य भाग है, लेकिन किसी समय में लोगों ने वहाँ खाने की कमी के कारण दम तोड़ा। आज से 77 साल पहले बंगाल, जो आज मौजूदा बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, हाँ वही बंगाल, उसी बंगाल ने अकाल का वो भयानक दौर देखा था जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान दे दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस दौरान देश ने अनाज का उत्पादन कम होने की वजह से अकाल के हालत पैदा हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कीमतें आसमान छू रही थी और जापानी आक्रमण को लेकर अनिश्चितता की वजह से शहरी इलाकों में जमाखोरी हो रही थी। इसके फलस्वरूप देहात में चीज़ें बेहद महंगी हो गई थी और लोग मरने लगे, तो भारी संख्या में शहरों की और इस उम्मीद से पलायन होने लगा कि वहाँ राहत दी जाएगी या वहाँ राहत दी जा रही होगी। इतिहासकारों के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दौरान बर्मा, जो आज कहीं म्यांमार, पर जापान के कब्जे के चलते वहाँ से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने युद्ध में लगे अपने सैनिकों व अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी शुरू कर दी थी, जिस कारण सूखे से जूझ रहे बंगाल के 30 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 30 लाख वह अंक है या फिर वह संख्या है जो हमारे दस्तावेजों में मौजूद है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि दस्तावेजों की संख्या से असल संख्या में कितना फर्क होता है। अगर दस्तावेजों में दी गई संख्या 30 लाख है तो असल संख्या इससे कहीं अधिक होगी। ये हमारा मानना है। मानना क्या, यह सच है कि 30 लाख संख्या बहुत छोटी रही होगी, यह संख्या 50 लाख को पार की गई होगी। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि सड़कों पर लाश ऐसे पड़ी हुई थी जैसे गेहूं के दाने, जिसमें गिद्ध, चील उनका मांस नोच नोच कर खा रहे थे। मैं आपको अगर उनकी तस्वीरें दिखाऊं तो शायद आप लोग भी एक बार को सोचे कि इससे बुरा क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1943 में चावल की कमी होने के कारण कीमतें आसमान छू रही थी। जापान के आक्रमण के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को जब्त या नष्ट किया जाने के कारण आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। इस दौरान ब्रिटिश चर्चिल ने खगान की आपात खेप भेजने की मांग को भी ठुकरा दिया था। ऐसे में बंगाल के बाजारों में चावल मिलना बंद हो गया और गांवों में तेजी से भुखमरी फैलनी शुरू हो गई। ये त्रासदी प्राकृतिक या मानव जनित त्रासदी थी। क्या था जानते हैं। 1943 का अकाल का प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित भी थी। ये सच है कि जनवरी 1943 में आए तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का उत्पादन घटा नहीं था। इसके पीछे अंग्रेज सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। बताया जाता है कि जब साल अकाल पड़ा उस साल बंगाल में अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन बेचना शुरू कर दिया और इसी चलते बंगाल में अनाज की कमी हुई। भारत के मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी मानना है कि सन 1943 में अनाज के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 की तुलना में उत्पादन पहले से अधिक था। इसके लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जिम्मेदार थे, जिन्होंने स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अमेरिका और कनाडा ने प्रभावित राज्यों की मदद की पेशकश की थी। वहीं अमेरिका और कनाडा, जो आज कहें कि विश्व लीडर है, उन्होंने उस समय भी जो प्रभावित राज्य हैं उनकी मदद की पेशकश की थी। चर्चिल चाहते तो इस त्रासदी को रोक सकता था, लेकिन उसने इस मदद को सिरे से ठुकरा दिया। भूख के मारे लोग खा रहे थे घास और सांप। अकाल के चलते हालात इतने बदतर हो गए थे कि लोग भूख के मारे घास और सांप तक खा रहे थे। कुछ लोग तो भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। इस दौरान ना जाने कितने लोगों ने
ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। महिलाओं ने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में वेश्यावृत्ति करना शुरू कर दी। लोग सड़े गले खाने के लिए लड़ते दिखाई देते थे। ब्रिटिश अधिकारी और मध्यवर्गीय भारत अपने क्लबों और घरों में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। इस दौरान बंगाल के ग्रामीण इलाकों में अनाज की भारी कमी के चलते लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रय की तलाश में पहुंचने लगे। लेकिन वहां ना तो खाना था, ना रहने की जगह। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदान के पास ही मिलती रही थी, या कहीं की सिर्फ कूड़ेदान में ही मिल रही थी, जहां लोगों को कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने के लिए मिल जाए। कलकत्ता या कहीं कोलकाता, ढाका की सड़कें पर लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। कुछ ही दिन में सड़कें कंकालों से भर गई थी। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में कोलकाता चले आए थे। इस दौरान लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी दम नहीं बचा था। 1943 में पूरे साल भारत से ब्रिटेन और ब्रिटिश फौजों को खाद्य सामग्री भेजा जाना जारी रहा। जबकि लोगों की मृत्यु उस ही खाने की कमी के कारण हो रही थी, तब भी वो खाद्य सामग्री जो ब्रिटिश फौजियों के लिए जो है इंपोर्ट की जा रही थी, एक्सपोर्ट की जा रही थी, इंपोर्ट तो छोड़ एक्सपोर्ट की जा रही थी। क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का जो अपने ही लोगों को ना बचा पाई। आमतौर पर इस बात पर सहमति है कि 1943 का बंगाल अकाल गलत नीति और लापरवाहियों का नतीजा था। ब्रिटिश इतिहासकारों के मुताबिक बंगाल अकाल के दौरान 15 लाख लोग मारे गए थे, जबकि भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक ये संख्या 60 लाख की थी। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि 30 लाख तो सिर्फ एक कागजी आंकड़े थे, लेकिन इस 30 लाख के आंकड़े को कितना सच है कितना झूठ है, इसके लिए सिर्फ सरकार की हम दिए गए दस्तावेजों पर ही निर्भर कर सकते हैं। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक यह संख्या 60 लाख की थी। सोचिए 60 लाख कितना होता है। 60 लाख आज के समय में ये 60 लाख की संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इतना बड़ा आज के समय में कुछ ऐसा घटे तो एक वर्ल्ड हेडलाइन बन जाए, लेकिन उस समय इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। लोग कंकालों की तरह सड़कों पर पड़े हुए थे। लोगों को तब लिविंग स्केलेटन के नाम से भी संबोधित किया गया था। उस समय जो फोटो आई थी, पिक्चर्स आई थी, आप लोग अगर देख सकें, मैं अगर आपको कुछ पिक्चरें दिखाना चाहूँगा, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें आप लोग देख सकेंगे कितना बुरा हाल रहा होगा। लोग एकदम कंकाल की तरह दिखने लगे उस समय। और ये सारा दोष था किसका? ये सारा दोष था उस समय मौजूदा सरकार का, जो जिसकी नीतियाँ इतनी सफल नहीं थी। इसके बाद, इस त्रासदी के बाद या कहीं कि इस भुखमरी के बाद अनेकों घटनाएं घटी, तथा एक इसमें से जो मुख्य घटना घटी थी वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने इस घटना के बाद, उनको पूरी तरीके से इस घटना ने झंझोड़ दिया, और इस घटना के बाद उन्होंने एक वीट की नई वैरायटी बनाई, जिससे उन्होंने भारत में जो गेहूं की पैदावार है उसको बढ़ाने में सहायता करी। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, और इसी हरित क्रांति की मदद से आने वाले जो समय में ऐसी घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया गया कि लोग भूख से ना मारे जाएं। खाना जो कि मनुष्य की एकदम मूलभूत ज़रूरत है, उस ज़रूरत के कारण या फिर उस ज़रूरत की कमी के कारण कोई मारा ना जाए, उसी को सुनिश्चित करने के लिए एम एस स्वामीनाथन ने ये कार्य किया। एम एस स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, उसके बाद एक और उन्होंने नारा दिया, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। यूं कहे कि उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया, जो कि फिजूल नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ किया। क्यों ना किया? उन्होंने सबसे पहले पंजाब में उनकी जो नीतियां हैं उनको लागू किया गया, और पंजाब उनकी नीतियों में लागू होने के बाद जो बेगिंग बोल था, बेगिंग बोल कहा जाता था भारत को, वो क्या बन गया? ब्रेड बास्केट बन गया। आज के लिए वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।